स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, इस साल 2024 में दुनिया के कई देशों में इलेक्शंस होने वाले हैं। आप हमारे पड़ोसी देशों को देख लीजिए, बांग्लादेश के अंदर, भूटान के अंदर अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुआ। लेकिन पूरी दुनिया की जिस देश पर निगाहें हैं वो है आपका ताइवान। और आप सबको तो पता ही है कि ताइवान का रिलेशंस चाइना के साथ कितना अच्छा है। देखिए कितना अच्छा है, बहुत से लोग कहेंगे अरे सर कैसी बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जिस तरह से चाइना दखल दे रहा है, जिस तरह से चाइना फेक न्यूज फैला रहा है ताइवान के अंदर, ये काफी चिंताजनक बात है। ये आप देख सकते हो, आज ही मतलब 13 जनवरी को इस समय ताइवान के अंदर वोटिंग चल रही है और चाइना ने डायरेक्टली थ्रेट किया है ताइवान के वोटर्स को। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। ताइवान के इलेक्शंस को लेकर क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है, भारत से ये कैसे अलग है, मतलब कि आपको एक सिंगल वीडियो में पूरी जानकारी ताइवान के इलेक्शंस के बारे में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, तो 17 जनवरी से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाएगा। इसमें आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और मान लीजिए इस साल का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं 26 मई को यूपीएससी का, तो हमारा SIP प्लस ले सकते हैं, वो आपको प्रीलिम्स क्रैक कराने में काफी मदद करेगा। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आज 13 जनवरी सैटरडे को ताइवान में इलेक्शंस हो रहे हैं। अब ये इलेक्शंस किस चीज के लिए हो रहे हैं? देखो, ताइवान में इलेक्शन अगर आप देखोगे तो दोनों चीज के लिए एक साथ होता है, दैट इज वहां पर प्रेसिडेंट कौन होगा। तो बेसिकली 3 कैंडिडेट हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो में। और जो दूसरा इलेक्शन होता है वो होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए। मतलब जैसे भारत के अंदर आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा है, वैसे ही ताइवान के अंदर वहां पर 2 हाउस नहीं है, एक सिंगल है, यूनिकैमरल है, और वहां के पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है। तो दोनों का इलेक्शन एक साथ होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, यहां पर पार्लियामेंट्री वाले इलेक्शन में जो पार्टी को चुना जाता है, जिसको मेजॉरिटी मिलती है, ज्यादातर उसी पार्टी के कैंडिडेट भी जो है प्रेसिडेंट एक तरह से बन जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ताइवान में 1987 तक मार्शल लॉ चल रहा था। कई दशकों तक ताइवान के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अथॉरिटेरियन रूल को एंड करना चाहते थे, और फाइनली जाकर 1996 में पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ताइवान के अंदर होता है। खैर, अब हम आते हैं इलेक्शंस को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, जो वहां की पार्लियामेंट है, उसके लिए किस तरह से प्रोसेस होता है। देखो, वहां पर 3 मेन पार्टीज हैं इस समय। सबसे पहली पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है, जिनके प्रेसिडेंट हैं इस समय, वो है आपका DPP, दैट इज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। जो दूसरी पार्टी है KMT। अब ध्यान रखिएगा, KMT वही है, आपको याद होगा 1949 में यहां पर जो सिविल वॉर होता है चाइना के अंदर, तो जो KMT है वो लूज कर जाती है सिविल वॉर और उसको भाग कर ताइवान आना पड़ता है, और वहीं से ताइवान और चाइना एक तरह से अलग अलग होते जाते हैं। तो वो एक पूरा इतिहास रहा है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और जो तीसरी पार्टी है वो है आपका बेसिकली ताइवान पीपल्स पार्टी, जो कि 2019 में ही बनाई गई थी। अभी जैसा मैंने आपको बताया, इस समय अगर आप देखोगे, मतलब ये इलेक्शन जो चल रहा है उसके जस्ट पहले जो 2020 में इलेक्शन हुआ था, याद रखिएगा हर 4 साल में इलेक्शन होता है। वहां पर जो टर्म है वो 4 साल का है, पार्लियामेंट के लिए भी और जो प्रेसिडेंट है उनके लिए भी 4 साल का टर्म है। तो वहां की जो पार्लियामेंट है उसमें आप देख सकते हैं टोटल 113 सीट्स हैं। तो इस समय जो पार्टी पावर में है वो है आपका DPP, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है भाई पैन ग्रीन कोएलिशन के द्वारा। तो एक ग्रीन है जो कि DPP के द्वारा लीड किया जाता है, और जो दूसरा है पैन ब्लू कोएलिशन, ये बेसिकली जो KMT वाला मैंने आपको बताया उनके द्वारा लीड किया जाता है। तो इस समय जो मेजॉरिटी आप देख सकते हो वो है आपका पैन ग्रीन कोएलिशन के पास, मतलब DPP के पास, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये इस समय पावर में है। और DPP वही पार्टी है जो चाइना के कंप्लीट खिलाफ है। मतलब DPP जो है वो कहती है कि हम चाइना से एकदम अलग हैं, यहां पर हम बीजिंग डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम क्या करेंगे, और हम यहां पर अलग रहना चाहते हैं। ताइवान का फ्यूचर क्या होगा वो ताइवान के लोग ही डिसाइड करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो KMT वाली पार्टी है, जो भाग कर आई थी चाइना से,
उनका कुछ हद तक कह सकते हैं यहां पर कोऑर्डिनेशन चलता है चाइना के साथ, ठीक है। और देखिए वो लोग फेवर करते हैं कि हमें चाइना के साथ यहां पर रिश्ते रखने हैं, लेकिन केएमटी ये कहता है कि हम प्रो बीजिंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रो बीजिंग है, बस हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन चाइना के साथ भी अच्छा रहे। और जो तीसरी पार्टी है जो अभी जस्ट 2019 में बनी है, दैट इज टीपीपी, वो भी चाइना के साथ एंगेज करना चाहती है। ये इस समय स्थिति है। अब अगर हम बात करें ये 113 सीट्स को लेकर, देखो भारत में तो क्या होता है, जो लोकसभा का इलेक्शन है आपको पता ही है इस बार होगा, तो 543 सीट्स पर पूरा चुनाव होता है। लेकिन वहां पर जो ये मेंबर्स है 113, इसमें से क्या होता है, 113 में से 73 पर सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से चुने जाते हैं। मतलब पूरे ताइवान को 73 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा हुआ है और अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं वहां से जीत कर आते हैं। फिर बाकी का जो 34 सीट्स है बेसिकली वो प्रपोर्शन के हिसाब से बांट दिया जाता है पार्टीज को। और मतलब पार्टी को जितना वोट मिलेगा, कम से कम उनको 5% वोट चाहिए होते हैं अगर उनको प्रपोर्शन, ये 34 सीट्स में से प्रपोर्शन चाहिए, ठीक है। मान लो किसी पार्टी को यहां पर 50% वोट मिला, ठीक है, डीपीपी को 50% वोट मिला, तो 34 का 50% कितना होता है, 17, तो वो पार्टी को डायरेक्टली ये 17 सीट्स दे दिया जाएगा। ये होता है, मतलब इस तरह से डिवाइड किया गया। और बाकी का 6 जो सीट्स बचा वो बेसिकली ताइवान के जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है उनके लिए रिजर्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्लियामेंट के बारे में। अब जहां तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जो वो भी आज के डेट में हो रहा है, आज ही हो रहा है साथ साथ, तो करंट प्रेसिडेंट मैं आपको बता दूं इस समय कौन है। आप सबने देखा होगा इनके पिक्चर्स, क्योंकि पिछले 8 साल से यही प्रेसिडेंट है। इनका नाम है ताई इंग वेन, ठीक है। ये ताइवान की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी 2016 में। तो इन्होंने 2016 का चुनाव जीता, फिर 2020 का चुनाव जीता। अब क्वेश्चन ये है कि ये वापस से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही है, क्योंकि वहां पर नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है कि 2 टर्म से ज्यादा आप जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसकी वजह से वो अब यहां पर वापस से री इलेक्ट नहीं हो सकती। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करती हैं, यही वाली जो डीपीपी है ना, जिनके पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, उन्हीं पार्टी से बिलोंग करती हैं। और मैं आपको बता दूं 2016 में जब ये चुनकर आई थी तो बीजिंग, चाइना बौखलाया हुआ था, क्योंकि ये पूरी तरह से अगेंस्ट थी चाइना के। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि चाइना का थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस ताइवान के अंदर हो। एंड इसीलिए यहां पर चाइना एक तरह से आप समझ सकते हैं, अभी तक आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि डीपीपी जो है वो यहां पर वापस चुनकर आए। खैर जो भी है, इस बार कैंडिडेट्स कौन से हैं, देखो यहां पर 3 कैंडिडेट्स आपको मिल रहे होंगे उन्हीं पार्टी से। एक तो हो गए डीपीपी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, लाई चिंगते, ये बेसिकली इस समय वाइस प्रेसिडेंट हैं। वही मतलब जब यहां पर ताई इंग वेन जब प्रेसिडेंट थी तो इस समय ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये भी खड़े हो रहे हैं यहां पर इलेक्शन के अंदर, ये प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं डीपीपी पार्टी से। फिर दूसरा केएमटी जो मैंने आपको बताया यहां पर, उनकी तरफ से जो खड़े हुए हैं एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हाउ ये इन, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो तीसरे हैं ताइवान पीपल पार्टी से, ये भी आप देख सकते हो। तो 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। देखो यहां पर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मतलब 3 कैंडिडेट हैं, इनमें से जिसको सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट मिलेगा वो यहां पर प्रेसिडेंट बन जाएगा। कई बार आपने देखा होगा अलग अलग देशों में अलग सिस्टम होता है कि यहां पर मान लो 3, 4, 5 कैंडिडेट हैं, तो उनमें से जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं फिर उनके बीच में चुनाव होता है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिंपल है। मान लो यहां पर जो डीपीपी हैं इनको अगर 40% वोट मिल जाता है, जो केएमटी पार्टी से हैं उनको 35% वोट मिल जाता है मान लो, और ये जो ताइवान पीपल पार्टी से हैं इनको फिर बाकी का कितना बचा, 25% वोट मिलता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, 40%, दैट इज डीपीपी पार्टी को। तो इन्हीं के जो कैंडिडेट हैं वो यहां पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और मैं आपको बताऊं तो ताइवान के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है करीब 23 मिलियन का है, और इसमें से 19.5 मिलियन लोग जो हैं, जो सिटीजन जो हैं वो एलिजिबल हैं वोट के लिए। अब आप खुद सोच के देखिए, इतने सारे लोग जो हैं एलिजिबल हैं, और वहां पर लिमिट मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में तो 18 साल से ऊपर के लोग वोटिंग कर सकते हैं, वहां पर 20 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। और अभी तक मैं आपको बताऊं तो जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उसमें यही बताया जा रहा था कि जो लाई चिंगते हैं डीपीपी पार्टी से, वो लीड कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो जीत सकते हैं। लेकिन यहां पर रिसेंटली ये भी बताया गया कि काफी टफ कंपटीशन मिल रहा है केएमटी पार्टी वाले कैंडिडेट से। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर जो नए प्रेसिडेंट है वो कब से ऑफिस संभालेंगे, वो 20 मई से ऑफिस जो है संभाल लेंगे। और जो प्रेसिडेंशियल टर्म मैंने आपको बता दिया 4 साल का होता है अगेन ये भी, और वो मैक्सिमम 2 टर्म के लिए सर्व कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे 1996 से जब से इलेक्शन हो रहा है ताइवान के अंदर, तो यही 2 पार्टीज हैं, केएमटी और डीपीपी। इन्हीं के जो कैंडिडेट्स हैं वो हमेशा प्रेसिडेंट बने हैं। यहां पर आप देख सकते हो
दोस्तों 2012 में काफी क्लोज इलेक्शन हुआ था। आप देख सकते हैं जो केएमटी है उनके कैंडिडेट जीत गए थे विद 51.6%। फिर उसके बाद 2016 से आप देखिए बाकी के जो दो इलेक्शन है 2016 और 2020, यहां पर जो डीपीपी वाले हैं कैंडिडेट, वो यहां पर ताई इंगवेन वो इसका इलेक्शन जीत गई थी। उन्होंने पूरा जो एंटी चाइना पूरा जो मामला है उसको उठाया था ताइवान के अंदर, और वो लगातार जीतते आ रही हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो ताइवान के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि आज शायद यहां पर जो लोग हैं उनको शायद ये चीज नहीं पता होगी, लेकिन ताइवान में जो लोग हैं ना, उनमें से बहुत से ऐसे लोग पहले हुआ करते थे जो अपने आप को रिलेट डायरेक्टली करते थे चाइना के साथ। वो कहते थे कि एक तरह से हम भी चाइनीज हैं। लेकिन धीरे धीरे यहां पर जो लोगों में नेशनलिज्म की भावना है वो होने लगी, और लोग कहने लगा कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमारा एक अलग अस्तित्व है। और ये आप देख सकते हो, यहां पर आप देख पाओगे 1994-96 में ये ऑरेंज वाला जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये दिखा रहा है कितने लोग अपने आप को चाइनीज आइडेंटिफाई करते हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि हम चाइनीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनकी संख्या पहले ज्यादा हुआ करती थी, और यहां पे जो लोग हैं जो अपने आप को पूरी तरह से ताइवानीज आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी संख्या कम थी, यहां पर थी, राइट। और जो लोग कहते हैं कि हम ताइवानीज और चाइनीज दोनों हैं, वो पहले सबसे ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन देखिए एकदम उलट हो गया है। यहां पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं, लगभग 63% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम पूरी तरह से ताइवानीज हैं, और करीब करीब आप कह सकते हो 30% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम ताइवानीज और चाइनीज दोनों हैं। और बहुत कम पॉपुलेशन, मामूली सी ऐसी पॉपुलेशन बची है वहां पर जो कहते हैं कि हम चाइनीज हैं, मतलब ऑलमोस्ट नील के बराबर। तो कहीं ना कहीं अब लोगों ने मान लिया कि हम चाइनीज नहीं हैं पूरी तरह से, हम या तो दोनों हैं या फिर हम ताइवानीज हैं। अब क्वेश्चन यह है कि चाइना क्या चाहता है। देखो, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है बीजिंग के अंदर, वो ऑब्वियस सी बात है किसको सपोर्ट करेगी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है केएमटी, उनके जो कैंडिडेट हैं उनको एक तरह से सपोर्ट कर रही है। और यहां पर जो प्रेसिडेंशियल कंटेंडर हैं फ्रॉम रूलिंग पार्टी डीपीपी, उन्होंने तो कहा था कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं फॉर ताइवान इंडिपेंडेंस। तो जो अभी डीपीपी पार्टी के कैंडिडेट है ना, वो तो ऑलरेडी पूरी तरह से एंटी चाइना, जैसे अभी ताई इंगवेन जो प्रेसिडेंट थी ताइवान की, उन्होंने, जो अभी भी हैं, उन्होंने तो वही एंटी चाइना पॉलिसी अपनाया। ये भी यहां पर पूरी तरह से कह रहे हैं कि हम तो ताइवान के पूरे इंडिपेंडेंस पे हैं। आपको यह भी चीज पता होगी, आई एम श्योर दोस्तों, कि ताइवान जो है वो हर एक देश के द्वारा एक सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ चाइनाज वन चाइना पॉलिसी। आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी देश चाइना के साथ रिलेशन रखना चाहता है, उनको वन चाइना पॉलिसी अपनानी पड़ती है। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं आज का जो रिजल्ट होगा, क्योंकि आज जो ये वोटिंग चल रही है तो देर रात तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो शी जिनपिंग काफी ज्यादा वेट करेंगे, वो उनको इंतजार होगा कि आखिरकार कौन इलेक्शन जीतता है, क्योंकि बीजिंग तो यही चाहता है कि जो अभी ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं केएमटी, वो यहां पर जीत जाएं। वैसे अगर आप देखोगे, जो चाइना है इस समय वो पूरी तरह से लगा हुआ है ताइवान के अंदर, ताकि जो पब्लिक का ओपिनियन है वो मैनिपुलेट किया जा सके। जी हां, मैं आपको बता दूं, यहां पर कई सारे मेथड्स अपनाए गए हैं चाइना के द्वारा। यहां पर वॉर की धमकी दी गई है, बॉयकॉट की धमकी दी गई है, ट्रेड बॉयकॉट की, और लगातार यहां पर वो केएमटी के साथ जो है रिलेशंस बनाना चाहते हैं। तो चाइना एक तरह से कई सारे हथकंडे अपनाता है। और मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले ही चाइना ने ताइवान के वोटर्स को धमकी दी थी, वार्निंग दिया था साफ साफ, टू मेक द राइट चॉइस। जी हां, यह साफ बोला गया था चाइना के द्वारा जस्ट 2 दिन पहले इस इलेक्शन के। और यहां पर कहा था कि अगर रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट फिर से जीत जाते हैं, डीपीपी पार्टी के कैंडिडेट जीत जाते हैं, तो यहां पर जो रिलेशंस है ताइवान और चाइना का, वो और ज्यादा खतरे में आ जाएगा। मतलब वो चाइना डायरेक्टली ये थ्रेट दे रहा है कि देखिए, अगर आप वापस से अपने पार्टी को जिताओगे, मतलब रूलिंग पार्टी को जिताओगे, तो यहां पर हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और यह आप देख सकते हो यहां पर साइबर आर्मी लगी हुई है बीजिंग की। बताया जाता है कि देखिए, जो टिकटॉक है ना, उसका इस्तेमाल काफी लोग करते हैं ताइवान के अंदर। वहां पर 5 मिलियन पीपल टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि देखिए, आपकी जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही है, यूएस के साथ डिस्ट्रस्ट बताया जा रहा है। तो यहां पर पब्लिक का ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, ताकि लोग जो इस समय ऑपोजिशन पार्टी है केएमटी, उसके लिए वोट कर दें। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों ताइवान से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनके इलेक्शंस को लेकर आपको समझ में आ गई होंगी। आपका क्या मानना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ताइवान में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है इन चारों में से? इसका राइट जो आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट
गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच अगर आप लेते हो, कोर्स लेते हो स्टडी IQ पर, यू कैन यूज दिस कोड। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।